अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू पीपीएससी स्मैशर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीपीएससी का कल का क्लब पेपर, जिसकी क्लब आईडी थी 136। और ये 11 पेपर्स जो कंप्यूटर साइंस और आईटी से रिलेटेड थे उनका एक ही यानी कि क्लब टेस्ट था। और कल कंडक्ट हुआ था। कल सीएसआईटी के 2 पेपर कंडक्ट हुए थे, एक फ़र्स्ट टाइम यानी कि 10 बजे और एक सेकंड टाइम यानी कि 2 बजे। तो ये 10 बजे वाला मॉर्निंग टाइम का पेपर है। अगर आप भी पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश की है कि हर एक एमसीक्यूज़ को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आपके जो भी इसमें ख़दशात थे या कन्फ्यूजन थी वो दूर हो सके। तो चलिए जी, पेपर शुरू करते हैं, देखते हैं कि कल के पेपर में क्या कुछ था। अच्छा देखिए, ये मैंने सबसे पहले, जैसा कि हम हर पेपर के स्टार्ट में डिस्कस करते हैं कि ये क्लब इतने पेपर्स थे 11, यानी कि जो भी इनकी पोस्ट नेम थे वो मैंने सारे के सारे लिख दिए हैं ताकि कभी आप बाद में भी इसको देखें तो आपको पता चल जाए कि ये, क्योंकि एक इतने ज़्यादा कैप्शन में लिखना पोस्ट के नाम पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो क्यूरीज आ रही थी वो ज़्यादातर हमारे ग्रुप में भी डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर और नेटवर्क सुपरवाइज़र इन पोस्ट के नाम से आ रही थी कि इनके पास पेपर या इनका कोई सोल्यूशन शेयर किया जाए। तो डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर और नेटवर्क सुपरवाइज़र मतलब 7 साल का मेरा पीपीएससी का जर्नी है। तो 7 साल में इस नाम से ये पहली दफ़ा सीट्स अनाउंस हुई हैं। और ये बात मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा अपनी ग्रुप में भी शेयर की है, अपने स्टूडेंट्स को भी बताई है कि यार कंप्यूटर साइंस या आईटी से रिलेटेड जो भी पोस्ट हो, जो भी पेपर आपके पास आए, तो कोई स्पेसिफिक्स में ये नहीं है कि अगर नेटवर्क का नाम उसमें लिखा हुआ है तो सारे का सारा पोर्शन नेटवर्किंग से आएगा, या डाटा प्रोसेसिंग का नाम आ गया तो वो डाटा से ही रिलेटेड सारे का सारा पेपर होगा। ऐसा कतई ही नहीं है। जितना भी पेपर होगा वो सारे का सारा जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं प्लस सम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जो आज अभी मैं डिस्कस करूँगा कि इस दफ़ा पीपीएससी ने थोड़ा सा अपना पैराडिग्म चेंज किया है। तो ये 6 जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, अच्छा उसके अलावा डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसमें से तो आपका जो मर्जी भी पेपर हो इस पोर्शन में से तो आएगा ही आएगा। लेकिन इस दफ़ा जो थोड़ा सा पीपीएससी ने चेंज किया, खैर ये पिछले भी कुछ पेपर से जारी था कि पीपीएससी जो है ना अब डिज़ाइन पैटर्न से ख़ास तौर पे काफ़ी सारा पोर्शन उठा रही थी, 3-4, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कम से कम 10 क्वेश्चन जो हैं, शायद इससे भी ज़्यादा हो, वो डिज़ाइन पैटर्न के जो सब्जेक्ट है उससे उठाए। एक बात तो ये। और दूसरा, इस दफ़ा पीपीएससी ने थोड़ा सा शिफ्ट, आपको पता ही होगा कि वो 80-20 वाला रूल अब ख़त्म हो गया है। अब 100 के 100 जो हैं वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होते हैं। खैर उसमें भी थोड़ा सा ये है कि वो 100 के 100 एमसीक्यूज़ कंप्यूटर से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं थे। कुछ 2-4 क्वेश्चन फिज़िक्स भी इवन के आए हुए थे और मैथ भी उसमें शामिल थी। लेकिन डिज़ाइन पैटर्न अब जो भी दोस्त तैयारी कर रहा है पीपीएससी की, वो इस सब्जेक्ट को लाजमी तौर पे तैयार करे। इसमें से काफ़ी पोर्शन अब जो है आना शुरू हो चुके हैं। और बाकी थोड़ा बहुत थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में से भी इसमें से था 3-4 क्वेश्चन थे, वो हमने कोशिश की है, लेकिन कोई भी दोस्त जो है उसको एग्जैक्टली ग्रुप में शेयर नहीं कर सका, तो मैंने शामिल नहीं किए। आप में से अगर कोई ऑडियंस में से किसी को कोई याद है कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा या कंप्यूटेशनल लैंग्वेज में से किस तरह के क्वेश्चंस थे, वो काइंडली कमेंट बॉक्स में हमें बता दें ताकि मैं इसको ऐड कर सकूँ। तो चलें जी, शुरू करते हैं कल का पेपर। तो देखें जी, अच्छा इसमें ज़ाहिर है वो जो क्वेश्चंस की तरतीब है वो एग्जैक्टली इसी तरह नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि हमें एग्जैक्टली जो क्वेश्चन की कंटेंट था या क्वेश्चन का जो इबारत थी वो एग्जैक्टली याद नहीं है। जितनी कुछ जैसे दोस्तों ने शेयर किए या कुछ मुझे खुद से याद थी, वो मैंने कोशिश की इसको कॉपी पेस्ट करने की, लेकिन आपको आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि किस चीज़ से मतलब पूछा जा रहा था। जिन्होंने दिए उनको तो एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा, लेकिन जो लोग तैयारी के लिए आए हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरह क्वेश्चन है, उनको भी आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे थे। अच्छा जी, पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, पूछा गया था कि रैम की कितनी टाइप्स हैं कंप्यूटर सिस्टम में। तो हमें पता है कि ये फर्स्ट ईयर जो पढ़ा रहे हैं या जिन्होंने इन टच हैं फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स के साथ, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया हुआ था। रैम की 2 टाइप हैं, एस रैम जिसको हम स्टैटिक रैम भी बोलते हैं और डी रैम जिसको हम डायनामिक रैम भी बोलते हैं। तो 2 इसका करेक्ट आंसर था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर पे 2 मशहूर प्रोटोकॉल हैं जो वर्क करते हैं, टीसीपी आईपी और यूडीपी। तो और भी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है भाई यही 2 हम देखेंगे। तो इनमें से यूडीपी इसमें ऑप्शन में मौजूद था। बाकी हमें पता है कि डीएचसीपी और डीएनएस ये एप्लीकेशन लेयर के हैं, आईपी जो है वो नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है। तो यूडीपी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करने वाला प्रोटोकॉल है। फिर एक क्वेश्चन था इसकी, ये ग्रुप में मैंने कहा था कि मुझे इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि उसने किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा था। उसने पूछा होता कि कोई भी ऐसा एल्गोरिथम जिसकी नेचर आइटरेटिव है, यानी कि वो आप लूप के थ्रू कर रहे हैं, रिकर्सिव नहीं है।
तो उसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इनमें से किस तरह से बेस्ट आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये लॉग नेचुरल लॉग ऑफ एन था, एक लॉग ऑफ ए था, एन लॉग एन था और लॉग सिंपल इस तरह से दिया हुआ था। तो मेजॉरिटी की डिस्कशन के मुताबिक इसका जो जवाब है वो एन लॉग एन बनता है। अच्छा जी, फिर एक क्वेश्चन था कि अ ग्राफ विद एन नोड्स कैन कंटेन्स अ मिनिमम ऑफ खाली जगह एजेस, के ऐसा ग्राफ जिसमें एन नंबर ऑफ नोड्स हैं, कम से कम उसमें कितने एजेस होंगे। ये भी थोड़ा सा था कि इसमें कनेक्टेड ग्राफ की बात हो रही है। अगर कनेक्टेड ग्राफ है तो फिर उसका सिंपल सा फार्मूला है कि जितने नंबर ऑफ नोड्स हों उसमें सब 1 माइनस कर दें तो कम से कम इतने एजेस होंगे ही होंगे। तो n-1 इसका करेक्ट आंसर था। फिर एक क्वेश्चन था स्टेम्प कपलिंग से, इसके 2 ही ऑप्शन हमें याद थे, 2 नहीं है तो मैंने छोड़ दिया, अगर कहीं से यह पता चल गया तो मैं इसको बाद में फिल कर दूंगा। स्टेम्प कपलिंग का पूछा हुआ था, बिल्कुल नई टर्म थी मेरे लिए भी, मैंने पहले कभी पढ़ी भी नहीं थी। तो उसका क्वेश्चन का आंसर ये था कि स्टेम कपलिंग तब अकर होती है जब मॉड्यूल्स शेयर अ कंपोजिट डाटा स्ट्रक्चर्स एंड वन मॉड्यूल यूजेस ओनली अ पोर्शन ऑफ दैट स्ट्रक्चर। अब इसी तरह है जैसे भी है, मतलब मैंने भी इसको पहले नहीं पढ़ा हुआ था, तो ये इसका करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू सैन फाउंड्री। अच्छा जी, फिर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अ डिवाइस इन अ नेटवर्क इज़ नोन एज, थोड़ा सा बहुत इसमें चेंज हो सकता है लेकिन यही पूछा गया था कि एक नेटवर्क में जो एक डिवाइस होती है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो राउटर है, चाहे वो हब या स्विच है, उसको जनरली किस नाम से पुकारा जाता है। तो नोड हमें पता है कि हम जनरली इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं नेटवर्क में किसी भी डिवाइस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट पेज फॉल्ट की डेफिनेशन थी कि पेज फॉल्ट कब होता है। हमें पता है कि पेज फॉल्ट तब होता है जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किसी ऐसे पेज को रेफ़र करता है जो कि करंटली रैम के अंदर मौजूद नहीं होता, तो वहाँ पे एक ट्रैप जनरेट होती है और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को वो पेज जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से आपके प्राइमरी मेमोरी में लाना पड़ता है ताकि सीपीयू उस पर वर्क स्टार्ट कर सके। तो जब एक पेज मेमोरी के अंदर नहीं मिलता तब इस फिनोमेना को हम बोलते हैं कि पेज फॉल्ट अगर हुआ है। अच्छा, फिर एक इस तरह से क्वेश्चन था कि काफ़ी कम्प्लेक्स एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी यूज़र से हाइड करने के लिए डेवलपर जो है या OEM है वो कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो 3 इस टेक्निक्स के नाम लिखे हुए थे। एब्स्ट्रैक्शन है, एब्स्ट्रैक्शन हमें पता है कि हम ऐसी एक टेक्निक को बोलते हैं जिसमें हम यूज़र को किसी भी सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन का नहीं बताते, हम उसको ये बताते हैं कि ये चीज़ सिर्फ इस तरह से काम करेगी, कैसे काम करेंगे उसकी इंटरनल डिटेल्स क्या हैं वो हम यूज़र से हाइड कर लेते हैं, जैसे हम क्लास वगैरह में भी करते हैं। मॉडुलैरिटी भी यही है कि एक कम्प्लेक्स प्रोग्राम है उसको आप पीसीज में छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके बनाते हैं ताकि उसको मैनेज करना और अंडरस्टैंड करना आसान हो। एक तीसरी टर्म सेपरेशन ऑफ कंसर्न थी, ये भी कुछ इस तरह से थी। तो जो उसका मुझे मोस्ट सूटेबल आंसर लग रहा था वो ऑल था। बाकी ये क्वेश्चन ग्रुप में डिस्कस नहीं हुआ तो क्योंकि मुझे एंड आखिरी टाइम पे याद आया था। अच्छा जी, फिर एक डिस्ट्रक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि डिस्ट्रक्टर जो है वो किस वक्त कॉल होता है। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ऊप के 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, चाहे कंस्ट्रक्टर है चाहे डिस्ट्रक्टर है, वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। डिस्ट्रक्टर को तो खैर आप खुद भी कर सकते हैं, तो जब आप डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे होते हैं और डिलीट के ऑपरेटर को कॉल करते हैं तो डिस्ट्रक्टर खुद से कॉल हो जाता है। इस तरह कंस्ट्रक्टर भी है। तो ये 3 ऑप्शन दिए हुए थे कि डिस्ट्रक्टर इनमें से किस वक्त कॉल होगा। तो डिस्ट्रक्टर इन तीनों सूरतों में कॉल होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाएगा या कोई ऐसी मेमोरी जिसको आपने डायनामिकली एलोकेट किया था और आप इसको आप डिलीट ऑपरेटर को कॉल करके उसको फ्री करवा रहे हैं, या एक प्रोग्राम टर्मिनेट कर रहा है तो जितने भी ऑब्जेक्ट उस वक्त आप मेमोरी में मौजूद थे, जाहिर बात है वो भी प्रोग्राम टर्मिनेट के साथ ही जब उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड ख़त्म होगा तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट भी डेफिनेटली खुद ब खुद इरेज हो जाएंगे मेमोरी से, तो उस वक्त भी डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो ये बात मैंने अपना जब ऊप का मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था मैंने तब भी बताई थी कि डिस्ट्रक्टर के बारे में ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। डिस्ट्रक्टर हम कुछ इस तरह से लोगों को बताते हैं कि डिस्ट्रक्टर वो फंक्शन है जो तब कॉल होता है जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होने वाला होता है, या सॉरी नहीं, हम इस तरह से बताते हैं कि डिस्ट्रक्टर वो फंक्शन है जो किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये बिल्कुल इसकी एक एम्बिगुअस सी स्टेटमेंट है। डिस्ट्रक्टर कतन वो फंक्शन नहीं है जो किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेगा। हाँ, अब इसको इस तरह से बता सकते हो कि डिस्ट्रक्टर वो फंक्शन है जो किसी ऑब्जेक्ट की लाइफ में चलने वाला सबसे आखिरी फंक्शन होता है। इसमें आप जो मर्जी काम करवा लो, ये डिस्ट्रक्टर को डिस्ट्रॉय नहीं करता, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करता। ऑब्जेक्ट तब डिस्ट्रॉय होता है जब वो आउट ऑफ स्कोप हो रहा होता है, और जैसे ही आउट ऑफ स्कोप होने लगता है तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो डिस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन है।
मज़ीद अगर इसके बारे में आपको समझ नहीं आई तो आप मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो डिस्ट्रक्टर का लेक्चर है वो देख सकते हैं। अगेन एक क्वेश्चन ऊप से ही था, इसमें भी अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप कंस्ट्रक्टर वाला टॉपिक देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने इनहेरिटेंस के दरमियान फ़र्क समझाया हुआ है कि पेरेंट और चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर किस तरह से कॉल होते हैं और किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं। तो याद रखना, जब भी किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, चाहे वो इनहेरिट हुई हुई या नहीं हुई, इससे कतई हमें कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। तो एक क्लास इनहेरिट है किसी पेरेंट क्लास से और वो चाइल्ड क्लास होगी, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसमें तो देखो कोई दूसरी राय होनी ही नहीं चाहिए कि कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा ही होगा। कौन सा होगा? जिसका ऑब्जेक्ट बना है। ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है? चाइल्ड का, तो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आ जाते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा चाइल्ड क्लास का, लेकिन वो अपने आप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि इन टर्न वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। जब पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसकी जो बॉडी होगी एग्जीक्यूट वो पहले होगी, और जब उसकी बॉडी एग्जीक्यूट कंप्लीट हो जाएगी तब कंट्रोल वापस आएगा चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर की बॉडी पे और उसकी बॉडी जो है एग्जीक्यूट होगी। तो कॉलिंग आर्डर याद रखना कुछ इस तरह से है कि चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है और पेरेंट का बाद में, लेकिन एग्जीक्यूशन बिल्कुल उसके उल्टा है। एग्जीक्यूशन जो है पहले पेरेंट चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर की होगी और उसके बाद चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर की होगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कॉलिंग से पूछा गया था तो कॉलिंग के लिए चाइल्ड और पेरेंट कुछ इस तरह से रिलेशनशिप हमारा क्रिएट होगा। फिर एक क्वेश्चन इस तरह से था, एग्जैक्ट इसकी स्टेटमेंट याद नहीं है, कुछ मॉडल दिए गए थे और पूछा गया था कि इसमें से कौन सा डेटाबेस डिज़ाइन का मॉडल नहीं है। तो जो ग्रुप के मुताबिक है वो नन था इसका, तो मैं इसको नन ही लगा रहा हूँ। अच्छा जी, फिर कुछ इस तरह से पूछा गया था, उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन बाद में आगे जब ग्रुप में ये डिस्कस हुआ था मुझे समझ आई कि क्या पूछा गया था। एनालिसिस के बारे में पूछा गया था कि एनालिसिस फोकस करता है व्हाट पे, क्या करना है हमने, कुछ इस तरह की थी। तो एनालिसिस का जवाब था, अभी भी कुछ इसका कॉन्टेक्स्ट जो है मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन ग्रुप में जो उन्होंने बताया तो उस हिसाब से एनालिसिस का जवाब बनता है। मुझे ये नेट पे नहीं मिला। अच्छा जी, फिर कुछ इस तरह से एक काफ़ी बड़ी इबारत दी गई थी कि हमें पता है कि हम C++ में किसी भी फंक्शन से एक अरे को रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि C++ में हम किसी भी फंक्शन से किसी अरे को रिटर्न करें तो उसका एक फिर वर्क अराउंड है, और वो ये है कि आप पॉइंटर को यूज़ करें। हमें पता है कि पॉइंटर के थ्रू हम पहले पूरी अरे का जो पहला इंडेक्स होगा सिर्फ उसका एड्रेस रिटर्न करा लेंगे, जब वो मेरे पास आ जाएगा तो उसको मैनिपुलेट करना मेरे लिए आसान है। तो ये उसने बताया होता कि पॉइंटर रिटर्न करवाना है। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि जो पॉइंटर रिटर्न होगा, आया आप उस पर इंडेक्स को बताओगे या इंडेक्स को नहीं बताओगे। तो हमें पता है कि जो अरे का नाम है वो ही उसके फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस होता है और वो पॉइंटर भी होता है। तो इसमें इंडेक्स वगैरह हम नहीं देते, जब हम रिटर्न पॉइंटर करते हैं सिर्फ हम पॉइंटर का नाम लिखते हैं और वहाँ से उसका पहले इंडेक्स का जो एड्रेस है वो रिटर्न हो जाता है। तो जब भी आप कहीं से भी पॉइंटर रिटर्न करवा रहे हो, चाहे वो अरे के लिए करवा रहे हैं या सिंपल करवा रहे हैं, तो उसमें हमें इंडेक्स को देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो विदाउट इंडेक्स जो है उसका करेक्ट आंसर था। ये रिटर्न का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, मैं इसको बाद में ठीक कर दूँगा। फिर कुछ इस तरह से पूछा गया था कि एक डेटाबेस पे साइमल्टेनियसली नहीं था, खैर, तो पूछा गया था कि एक डेटाबेस पे एक सेट ऑफ ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म किए जा रहे हैं, उनमें से कुछ ऑपरेशंस रीड ऑपरेशंस हैं, कुछ राइट ऑपरेशंस हैं। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? तो आइसोलेशन लिखा होता है। आइसोलेशन देखो तब होती है जब दो या दो से ज़्यादा ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली एक डेटाबेस पे वर्क कर रही हो। तो जो उसका कंटेक्स्ट है उसमें कतई ये नहीं लिखा होता कि ट्रांजैक्शन ज़्यादा है और वो सेम टाइम में सेम डेटाबेस पे काम कर रही हैं। हाँ, ये ज़रूर लिखा होता कि कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं जिनमें से कुछ रीड ऑपरेशंस हैं और कुछ राइट ऑपरेशंस हैं। तो मेरे हिसाब से वो जो डेफिनेशन थी वो ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन बनती थी, इसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी कि आइसोलेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, एक बाइनरी सर्च ट्री के बारे में बताया गया था कि उसमें कुछ नंबर्स हैं वो 1 से लेके 100 तक स्पैन करते हैं, और फिर उसने बताया था कि हमने उस बाइनरी सर्च ट्री में से 50 को सर्च करना है। फिर 4 पैटर्न दिए गए थे कि इनमें से 3 पैटर्न ऐसे हैं जिनके थ्रू आप उस 50 वाली नोड तक पहुंच सकते हो, लेकिन एक तरीका ऐसा था जिसमें आप नहीं पहुंच सकते थे। वो मैंने तो वहाँ पे वो ड्रा करके निकाल लिया था। ऑप्शन 1 मेरे हिसाब से उसमें बनता था, आपके ऑप्शन शायद चेंज हो। तो अब वो एग्जैक्टली मुझे क्योंकि पैटर्न याद नहीं है कि कौन कौन सी नोड्स के बारे में वो लिखा होता, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि 50 को फाइंड करना था। 3 पैटर्न थे जिसके थ्रू आप कर सकते थे, एक के थ्रू आप नहीं कर सकते थे। तो वो इसका जो भी आंसर था अल्लाह जानता है वो क्या था। फिर एक प्रोग्राम दिया गया था, उसमें पूछा गया था कि इनमें से बताएं जी कौन सा इनकरेक्ट है। तो हुआ कुछ इस तरह से हुआ था कि पहले ऑप्शन में एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया था
और उसके बिल्कुल साथ ही एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाया गया था, और फिर उस पॉइंटर को उस इंटीजर टाइप का एड्रेस असाइन किया गया था। तो ये तो हो सकता है, मैं पता, हमने पॉइंटर की डेफिनेशन ही यही पढ़ी थी, सॉरी डेफिनेशन के बाद, कि जिस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस आप उसमें सेव करवाएंगे, ज़रूरी है कि पॉइंटर भी सेम टाइप का हो। यानी कि अगर कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसका एड्रेस आपने सेव करवाना है पॉइंटर में, तो आपको पॉइंटर इंटीजर टाइप का ही बनाना पड़ेगा। एंड यही कुछ डबल और फ्लोट और सब के लिए सेम रूल फॉलो करते हैं। तो 3 ऑप्शन ठीक थे। एक ऑप्शन में कुछ इस तरह से उसने किया हुआ था कि उसने वेरिएबल बनाया हुआ था इंटीजर टाइप का, लेकिन डबल टाइप का पॉइंटर था, और वो डबल टाइप के पॉइंटर को इंटीजर का वेरिएबल असाइन कर रहा था। कास्टिंग के थ्रू ये हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमने अभी कास्टिंग को नहीं देखना, तो उसके हिसाब से क्या था कि फिर ये जो फिनोमिना है ये गलत हो जाता है कि आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल का एड्रेस एक डबल टाइप के पॉइंटर को असाइन कर रहे थे, तो वो उसका गलत था। तो आपको याद आ गया होगा कि किस क्वेश्चन की बात की जा रही है। फिर 4 फंक्शंस के नाम दिए गए थे, उनसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा फंक्शन डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन में हमारी हेल्प करता है। सी के फंक्शन है तीनों ये, सी अलॉक, री अलॉक और एम अलॉक, यानी कि मेमोरी एलोकेशन। तो सी अलॉक और री अलॉक थोड़ा सा डिफरेंटली काम करते हैं, होते वो भी इसीलिए यूज़ है, लेकिन जो इसका सबसे सुटेबल आंसर था वो एम अलॉक यानी कि मेमोरी एलोकेशन वाला फंक्शन था। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि इनमें से कौन सी डिवाइस या कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके सिस्टम को अगर कोई बंदा बाहर से एक्सटर्नली एक्सेस करना चाहे तो वो उसको ब्लॉक करती है, प्रिवेंट करती है। फायरवॉल, एंटीवायरस, गेटवे और राउटर, तो हमें पता है कि ये चीज़ फायरवॉल के थ्रू हम अचीव करते हैं। फिर क्वेश्चन है कि इस तरह से पूछा गया था, इसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद नहीं है लेकिन मुझे उसका आइडिया है। उसने कहा हुआ था कि एक सिस्टम आप बना रहे हैं और वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। तो अब हमें ये बताएं कि अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या DBMS के थ्रू हम कोई सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं तो वो 1/4 या 1/6 टाइम लेगा अगर सेम सिस्टम को हम इनमें से किसके थ्रू डेवलप करें। कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। तो फाइल सिस्टम मुझे उसका लग रहा था कि इसका आंसर होना चाहिए, तो वो मैंने लगाया था। अगर किसी को एग्जैक्ट याद आता है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताएं। फिर एक मैथ का ही लगा लें, परम्यूटेशन, और उनमें से 2-4 क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि जी एक शेल्फ है, उसमें 5 बुक्स एट अ टाइम प्लेस करने की कैपेसिटी है, लेकिन आपके पास बुक्स हैं 10। तो कितने पॉसिबल वेज हैं कि आप उन 10 बुक्स को शेल्फ में अरेंज कर सकते हैं। तो सिंपल इसका NCR जो फार्मूला है कम्बिनेशन का वो उसमें लगता था। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल एंड 10 × 5 10 - 5 फैक्टोरियल, ये आप करेंगे तो 252 इसका आंसर आता था। उस वक्त तो यही बनता था, तो मैंने लगा दिया था। फिर एक क्वेश्चन इस तरह से था कि क्लास में 40% स्टूडेंट्स जो है वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट था, हमने यहाँ पे मैथ ले लिया, सब्जेक्ट का नाम मुझे याद नहीं है, कि वो मैथ पढ़ते हैं। 30% स्टूडेंट्स जो है वो बायोलॉजी पढ़ते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और बाकी के जो 24 स्टूडेंट्स बच गए हैं वो किसी तीसरा सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश को पढ़ते हैं। तो हमने बताना था कि टोटल स्टूडेंट्स इसमें से क्लास में कितने हैं। तो इसको सिंपल आप करके निकाल सकते हो कि 80 स्टूडेंट बनते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लूप टेस्टिंग जो है वो इनमें से किस कैटेगरी के अंदर आती है। तो लूप टेस्टिंग देखो हम तब करते हैं जब हमें लूप की वर्किंग का पता हो, हमें पता होगा कि लूप कितने टाइम चलेगी, क्या हमें कोई सी कंडीशन का पहले से पता है, नहीं पता, यानी कि उसकी मुझे इंटरनल डिटेल्स का पता होना चाहिए। और हमें पता है कि इंटरनल डिटेल जो है वो हम वाइट बॉक्स जो टाइप की टेस्टिंग है उसमें करते हैं। फिर एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि जो SRS डॉक्यूमेंट है उसको इनमें से किस किस्म का भी ये या इसका दूसरा नाम क्या है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। तो नेट पे मुझे इसका ब्लैक बॉक्स मिला है, तो शायद इस तरह से, क्योंकि हम SRS में ये तो बता देते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है उसको ये काम करना चाहिए, और यही हम उसमें देखते हैं कि हमारा ब्लैक बॉक्स में क्या हमें पता होता है कि ये काम हो रहा है, कैसे हो रहा है ये हमें नहीं पता होता। वाइट बॉक्स में हम देखते हैं कि काम कैसे हो रहा है। तो SRS में भी हम ये तो नहीं बताएंगे कि काम कैसे हो रहा है, हमने क्या क्या कोड किया है। हाँ, उसमें हम ये जरूर लिखते हैं कि ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है कि हमारे सॉफ्टवेयर को ये काम करना चाहिए। शायद इस तरह में पूछा गया था, तो ब्लैक बॉक्स इसका बनता था। फिर एक क्वेश्चन डायकेस्ट्रॉस एल्गोरिथम से था, पूछा कुछ उसमें से ये गया था कि लेट्स से कि एक ऐसा ग्राफ है जिसमें एक नेगेटिव एज भी है और उस पर आप रन कर रहे हो डायकेस्ट्रॉस एल्गोरिथम को, तो क्या डायकेस्ट्रॉस एल्गोरिथम टर्मिनेट करेगा? अगर करेगा तो क्या वो करेक्ट रिजल्ट के साथ करेगा, और अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता? कुछ इस तरह के ऑप्शंस थे। तो देखिए, हम जब डायकेस्ट्रॉस एल्गोरिथम को रन करते हैं तो हमने वो n-1 टाइम उसको रन करना होता है। हर एक एज को जो है वो
n-1 टाइम रिलैक्स करता है, जो डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम का वर्किंग है। तो हम उसको शुरू में ही बता देते हैं, जब हम इसमें लूप लगा रहे होते हैं तो हम उसको बताते हैं कि आपने इतने टाइम इसको चलना है। तो चाहे उसमें नेगेटिव एज है चाहे नहीं है, स्टॉप तो वो करेगा ही करेगा। लेट से उसमें 10 किसी ग्राफ में 10 नोड्स हैं, तो हम लगाते हैं कि उसने 9 टाइम चलना है, तो बेशक उसमें नेगेटिव एज है या नहीं है, उसने 9 टाइम चल के स्टॉप कर जाना है। हाँ, अगर नेगेटिव एज है तो हो सकता है वो रिजल्ट अच्छा करेक्ट ही दे, हो क्या सकता है कि मोस्ट ऑफ टाइम वो देता ही नहीं, रिजल्ट करेक्ट देता ही नहीं है। तो डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम चाहे नेगेटिव एज है चाहे नेगेटिव एज नहीं है, टर्मिनेट तो लाजमी करेगा। अगर नेगेटिव एज नहीं है तो टर्मिनेट भी करेगा और करेक्ट रिजल्ट के साथ करेगा, लेकिन अगर नेगेटिव वेट एज है तो फिर वो जो है टर्मिनेट जरूर करेगा लेकिन रॉन्ग रिजल्ट के साथ करेगा। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट था। फिर कुछ इस तरह से पूछा गया था कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स और x एंड x इक्वल टू एक्स। तो जी इडेम्पोटेंट लॉ है, वो कहता है कि अगर आप एक नंबर को उसी के साथ और करो और रिजल्ट अगर वही आता है, और किसी नंबर को आप उसी नंबर के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो और रिजल्ट वही आता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम इडेम्पोटेंट लॉ के नाम से जानते हैं। मेरा ये ख्याल गलत था, मैं इसको आइडेंटिटी लगाया था, तो ये इसका करेक्ट आंसर था। अच्छा जी, फिर एक सिंपल सी इंक्रिप्शन की डेफिनेशन पूछी गई थी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आप एक ओरिजिनल मैसेज को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो जिसको अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो इसको हम बोलते हैं इंक्रिप्शन। फिर एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि रिसेंटली किस लैंग्वेज ने जो है कैमल कैसिंग को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया है। तो मैंने इसका C++ लगाया था, लेकिन आके मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि C++, C# और C तीनों लैंग्वेजेस जो हैं वो इसको मैंडेटरी नहीं करती, और हमें पता है कि कैमल कैसिंग मैंडेटरी है भी नहीं। लेकिन जावा जो है उसके रिसेंट वर्जन्स में कैमल कैसिंग को उन्होंने कंपल्सरी के तौर पर लॉन्च कर दिया है कि अब आपको अगर कोई ऐसा नाम लिखना है जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो आप लाजमी तौर पे कैमल कैसिंग लिखे हुए। कैमल कैसिंग है, जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि लेट्स से कोई ऐसा वेरिएबल आप डिक्लेयर करने लगे हो जिसके 2 या 3 नाम हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नेम है, अब इसके 2 वर्ड्स हैं, एक स्टूडेंट और नेम। तो कैमल कैसिंग ये कहती है कि आप स्टार्ट करो S स्मॉल से, TUDENT सारे स्मॉल लेटर्स में लिखो, और जैसी सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर लिखने लगो उसको कैपिटल कर दो, यानी कि स्टूडेंट नेम है N को कैपिटल कर दो और AME को छोटा कर दो। तो ये जो कैसिंग है जावा ने मैंडेटरी कर दी है। फिर एक मैन इन मिडल अटैक के बारे में पूछा गया था, क्रिप्टोग्राफी से क्वेश्चन था या साइबर सिक्योरिटी से कह लें। मैन इन मिडल अटैक ये होता है कि जब सेंडर रिसीवर को कोई मैसेज भेज रहा होता है तो कोई अनएथराइज्ड बंदा जो है बीच में से उस मैसेज को रिसीव कर लेता है और वो उसको खोल के पढ़ लेता है। तो उसमें अगर वो कोई मज़ीद चेंजेस करना चाहे वो चेंजेस करके अगले बंदे को सेंड भी कर सकता है। अब अगला बंदा ये समझेगा रिसीवर कि ये जो मैसेज मेरे पास आ रहा है ये अथेंटिक है और सेंडर से आ रहा है, उसको ये नहीं पता चलता कि बीच में से किसी ने इसको ओपन करके इसमें से कोई चेंजेस कर लिए या पढ़ लिया। तो मैन इन मिडल अटैक इस तरह से इसको बोला जाता है। तो 2 पार्टीज के दरमियान जब आप इंटरसेप्ट कर लेते हो मैसेज को और उसको मैनिपुलेट कर लेते थे, तो इस फिनोमेना को बोला जाता है मैन इन मिडल अटैक या MITM। फिर एक क्वेश्चन इस तरह से था कि कोई भी कंपनी थ्रेड्स की कंपाइलेंस और रिस्ट्रिक्शंस को पूरा करने के लिए क्या करती है। तो 3-4 किस्म के ऑप्शंस थे, एक्टिव डायरेक्टरी सिक्योरिटी सर्विसेज था, सिर्फ सिक्योरिटी सर्विसेज था, एंटीवायरस था और मेरे ख्याल में एक और ऑप्शन था। तो इसका जो ग्रुप की डिस्कशन के मुताबिक आंसर बनता है वो एक्टिव डायरेक्टरी सिक्योरिटी सर्विसेज था। मैंने खैर इसका सिर्फ सिक्योरिटी सर्विस से लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 3 किस्म के मालवेयर्स के नाम दिए गए थे, वर्म था, वायरस था और मालवेयर था, और पूछा गया था इनमें से कौन सा जो है वो किसी भी कंप्यूटर के नॉर्मल बिहेवियर को, नॉर्मल वे ऑफ वर्किंग को डिस्टर्ब करता है। तो इंटरनेट के मुताबिक इसका जो जवाब है वो वायरस बनता है। अच्छा, फिर इस तरह की 4 मिथ दी गई थी और उनमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन सी मिथ जो है वो ट्रू नहीं है। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी थी। एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में थी कि सॉफ्टवेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है या हार्डवेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना सॉफ्टवेयर, कुछ इस तरह से थी। दूसरे नंबर पे ये थी कि अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को आउटसोर्स कर लेते हैं किसी थर्ड पार्टी को, तो और ख़ुद जो है हम आराम से बैठे रहेंगे और अपना जो है शेयर वो ले लेंगे। दूसरी ये थी। और तीसरी भी कुछ इस तरह से थी कि क्योंकि हमने अपने उसको एम्प्लॉयज़ को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट कंप्यूटर्स ख़रीद के दिए हैं, तो उनमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो भी लेटेस्ट होगी, कुछ इस तरह की मिथ थी। और एक और थी चौथी।
तो जो नेट पे मुझे मिली है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाली मिली है कि ये वाकई जानी जाती है। तो बाकी अगर किसी को एग्जैक्ट याद आए, चौथी, तीन तो यही थी लेकिन वो मुझे उसकी वर्डिंग याद नहीं, तो मैंने इसलिए इसको छोड़ दिया था। एक आउटसोर्स वाली थी, एक ये थी, और तीसरी भी मुझे याद आ गई, वो मैं इसको ऐड कर दूँगा। फिर एक नंबर था दिया गया था और कहा गया था कि इसको साइंड डेसिमल में कन्वर्ट करें। अब मैंने तो पढ़ रखा था कि साइंड डेसिमल में हम क्या करते हैं कि जो 7 बिट्स हैं उसको हम नंबर के तौर पे यूज़ करते हैं, और जो लास्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ साइन। अगर तो वो 1 है इसका मतलब है कि उसके साथ साइन लगा हुआ है, और अगर वो 0 है तो उसका मतलब है उसके साथ साइन नहीं लगा हुआ। कुछ इस तरह मैंने पढ़ा था। तो मैंने जब अपने हिसाब से वहाँ पे किया था ये पढ़ के, तो -7 बनता था, लेकिन मैंने नेट पे आके इसी चीज़ को चेक किया है तो ये -1 to 1 बनता है। तो अब जो भी इसका ऑप्शन आपको सही लगे, लेकिन नेट पे इसका -1 to 1 आ रहा है। फिर एक सिंपल सा था, एक डिजिट दिया गया था, कहा गया था उसको निगेट करें। निगेट से मुराद है कि जो 0 है उसको 1 कर दें और 1 है जो उसको 0 कर दें। तो इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर एक पूछा गया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही कॉलम हो लेकिन रोज़ मल्टीपल हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, तो उसका जवाब था कॉलम। अच्छा, फिर एक हमें कहा गया था कि एक कोई अरे है और उस पर हमने क्विक सॉर्ट लगाई है। क्विक सॉर्ट हमें पता है कि हमें क्विक सॉर्ट का जो पहला स्टेप है वो है पार्टीशनिंग एल्गोरिथम। पार्टीशनिंग एल्गोरिथम जब आप एक ओरिजिनल अरे पे लगाते हो तो आपको एक पाइवट या पिवट जो भी आप पढ़ते हो, एक पाइवट पॉइंट दे देता है। पाइवट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें पाइवट से पहले वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो पाइवट से छोटे होते हैं, और पाइवट के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो पाइवट से बड़े होते हैं। यानी कि वो उस एक एलिमेंट जो है ना वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे या सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच जाता है। कुछ इस तरह से दिए गए थे। तो ये कुछ इस तरह से अरे थी जिसमें 7 और 9 जो है वो बीच में थे। 7 से पहले जितने भी एलिमेंट्स थे, चाहे वो सॉर्टेड थे या नहीं, उसके इग्नोर करके तो सारे के सारे 7 से छोटे थे। इस तरह 9 भी अगर हम बात करें तो 9 से लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर थे, चाहे वो सॉर्टेड है या नहीं, वो एक अलग कहानी है, लेकिन वो 9 से छोटे थे। और बिल्कुल इसी तरह जो 7 के राइट साइड पे जितने भी नंबर आ रहे थे वो 7 से बड़े थे, और ये एग्जैक्टली 9 के साथ भी था कि 9 से राइट साइड पे जितने भी नंबर आ रहे थे वो 9 से बड़े थे। तो पूछा गया था कि इसमें हम बताएं कि कौन सा ऑप्शन ट्रू हो सकता है। एक ये था कि सिर्फ 7 को आप एज अ पाइवट यूज़ कर सकते हो, 9 को पाइवट यूज़ कर सकते हो, 7 और 9 दोनों पाइवट हो सकते हैं, या 7 और 9 में से कोई भी पाइवट नहीं हो सकता। तो देखिए अभी मैंने इसकी सारी डेफिनेशंस बता भी दी हैं। तो 7 और 9 दोनों इनमें से जो है वो पाइवट के तौर पे हमने सेलेक्ट किए हो सकते हैं पार्टीशनिंग एल्गोरिथम के बाद, क्योंकि एग्जैक्टली वो दोनों जो हैं वो डेफिनेशंस को पूरा कर रहे हैं। तो इसका ये था कि 7 और 9 दोनों में से कोई भी एज अ पाइवट यूज़ किया जा सकता है। अच्छा जी, इसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन था। 4-5 कंप्यूटर के पार्ट्स के नाम दिए गए तो कहा गया था कि इनमें से बताएं जी कौन सा हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। फिर एक मशहूर ज़माना एलाइस एंड बॉब वाले में से क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि एलाइस सेंडर है और बॉब जो है वो रिसीवर है। तो एलाइस कोई भी अपना मैसेज सेंड करेगा तो वो अपनी प्राइवेट की के साथ इनक्रिप्ट करेगा, और बॉब जो है जब उस मैसेज को रिसीव करेगा तो वो एलाइस की पब्लिक की के साथ उसको डिक्रिप्ट करेगा। तो पूछा इसमें ये क्या था कि बॉब जो है वो डिजिटल सिग्नेचर को कैसे वेरीफाई करेगा। हमें पता है कि डिजिटल सिग्नेचर भी इसी तरह से काम करते हैं कि बॉब के पास क्योंकि पब्लिक की होगी एलाइस की, तो जब उसको मैसेज मिलेगा तो वो एलाइस के मैसेज को एक हैश फंक्शन से गुजारेगा, और हैश फंक्शन में वो पब्लिक की को एज अ इनपुट डालेगा। तो लेकिन मसला ये यहाँ पे यह था कि उसमें पब्लिक की भी था और हैश फंक्शन दोनों थे। तो पता नहीं अब इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, थोड़ा सा एम्बिगुअस था ये। तो मैंने इसका हैश फंक्शन लगाया था, लेकिन ग्रुप वाले कह रहे हैं कि पब्लिक की है तो पब्लिक की को कंसिडर कर लेते हैं जनाब। लेकिन इस पेपर में कुछ क्वेश्चंस थे जो एम्बिगुअस थे और नेट से भी उसका क्लियर कट आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन जितना मोस्ट क्लोजेस्ट मुझे मिला है मैं वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा जी, फिर कुछ इस तरह से था, 3-4 एल्गोरिदम्स के नाम दिए गए थे। इनमें से पूछा गया था कि कौन सा एल्गोरिदम जो है वो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को यूज़ करता है। बबल सॉर्ट भी नहीं करता, इंडक्शन सॉर्ट भी नहीं करता, क्विक सॉर्ट है जो कि डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को यूज़ करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि इनमें से कौन सा जो एक पैराडिगम कह लें वो सॉफ्टवेयर की प्रोसेस क्वालिटी से रिलेटेड नहीं है। विजिबिलिटी था, टाइमलीनेस था, प्रोडक्टिविटी था, तो ये तीनों है। पोर्टेबिलिटी एक ऐसा वो था जो कि कम से कम क्वालिटी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं बनता सॉफ्टवेयर की। फिर एक क्वेश्चन इस तरह से था कि कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम है वो इनमें से किन को हैंडल कर सकता है, एरर्स को, एक्सेप्शंस को, दोनों को या किसी को भी नहीं। तो इसका सूटेबल आंसर जो है वो बहुत बनता है। अच्छा जी, फिर कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आप एक सॉफ्टवेयर को बना रहे होते हो तो आप क्या चीज़
कोशिश करते हो कि क्या चीज़ आपने इसमें से अचीव करनी है। तो कपलिंग और कोहिजन दो एक मशहूर ज़बाना टर्म्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम इसको देखने को मिलती हैं। कपलिंग कहा जाता है कि एक ही मॉड्यूल के अंदर जो उसके अज्जा हैं वो आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, और कोहिजन कहा जाता है कि एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल जो है वो दूसरे किसी इंडिपेंडेंट मॉड्यूल के साथ किस तरह से लिंक कर रहा है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर, एक मॉड्यूल के अंदर हमने जितने भी चीज़ें डाली हैं वो आपस में कोरिलेट करें, लेकिन एक मॉड्यूल या एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी दूसरे के साथ बिल्कुल भी रिलेट नहीं करना चाहिए। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो कपलिंग को है वो हाई रखें और कोहिजन को जो है वो हम लो रखें। तो हाई कपलिंग और लो कोहिजन जो है इसका आंसर था। अच्छा जी, फिर एक इस तरह से क्वेश्चन दिया गया था, स्वैप का फंक्शन था और उसमें पूछा गया था कि ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या एक्स और वाई की वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। तो देखें जी, स्वैप के लिए ज़रूरी है कि जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो पैरामीटर जो हमने पास करने हैं वो लाजमी तौर पे रेफरेंस के थ्रू होने चाहिए, यानी कि उनका एड्रेस किया जाना चाहिए। ये मैंने अपने जो ऊप के हैं या डाटा स्ट्रक्चर के जो लेक्चर्स हैं उसमें स्वैप के फंक्शन को मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह से काम करता है। तो अगर आप सिंपल रेफरेंस के बगैर इसको एज इट इज़ कॉल बाई वैल्यू करेंगे तो ये सारा कुछ आपको लगेगा कि हो गया कि, लेकिन जैसे ही ये फंक्शन अपनी लास्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और क्लोजिंग पैरेंथेसिस को इनकाउंटर करेगा, तो देखें एक्स और वाई इसके लोकल वेरिएबल हैं। तो बेशक यहाँ पे एक्स के अंदर वाई की वैल्यू आ चुकी है और वाई के अंदर एक्स की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन जैसे ही ये यहाँ कोई चीज़ रिटर्न तो कर नहीं रहा, जैसे इसकी लास्ट स्टेटमेंट आएगी तो इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा पूरे के पूरे फंक्शन का। और एक्स और वाई क्योंकि स्वैप के एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर ही क्रिएट हुए थे, तो जब एक्टिवेशन रिकॉर्ड खत्म होगा तो एक्स और वाई भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो वैल्यू बेशक उसके अंदर जो भी होगी, लेकिन ये फंक्शन जैसे ही आप रिटर्न होगा यहाँ से कंट्रोल, तो अपने साथ कोई भी वैल्यू लेके नहीं जा रहा और एक्स और वाई तो खत्म हो चुके हैं, तो एक्स और वाई की वैल्यू स्वैप नहीं होंगी इसमें। तो आप अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो ज़रूरी है कि इसको आप कॉल बाई रेफरेंस करें ताकि वो बेशक डिस्ट्रॉय हो भी जाए, लेकिन जो एक्चुअल चेंजेस हैं वो उसके एड्रेस के थ्रू हो चुकी हों, जो एक्चुअल वेरिएबल हैं जो हमने पास किए थे उनमें हो चुकी हो, तब ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं। फिर एक सिंपल थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से पूछा गया था कि डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा के जब प्रॉपर डेफिनेशन है, फॉर्मल डेफिनेशन, उसमें कितने टपल होते हैं जी? 5 होते हैं, फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट, ट्रांजिशन फंक्शन, इनपुट सिंबल और एक और मेरे ख्याल में कोई होता है। अच्छा जी, फिर पूछा गया था कि एक कम्युनिकेशन सिस्टम में कितने कंपोनेंट होते हैं। अगेन फर्स्ट ईयर की बुक से उठाया गया है, 5 कंपोनेंट हैं जी, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, कम्युनिकेशन चैनल और पीपल, किस तरह करके 5 बनते हैं। अच्छा जी, फिर एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि एक बंदा जो है अपने प्रोग्राम में लेट्स से अरे है 10 एलिमेंट्स की और 11वें एलिमेंट्स को वो एक्सेस करना चाह रहा है, यानी कि ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये किस टाइप का एरर है? तो एग्जीक्यूशन टाइप तो एरर है ही, ये पकड़ा ही उस टाइम जाएगा जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर चुका होगा, एक्सेप्शन थ्रो होगी अरे आउट ऑफ बाउंड की। लेकिन यही लॉजिकल एरर भी है, मैं भी इस चीज़ को नहीं मान रहा था, लेकिन जब मैंने सर्च किया ये प्रोग्राम पेपर कंपाइल करने के बाद, तो वहाँ पे लिखा हुआ है एक्जैक्टली कि ये लॉजिकल एरर भी है क्योंकि ये प्रोग्रामर की लॉजिक पे कमज़ोर की वजह से अकर हुआ है। जनाब इसका ए और बी दोनों ही बनते हैं। फिर एक इस तरह से क्वेश्चन था आईडीए पोजीशन सोल्यूशन, इसका एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं मिली, तो अगर किसी को ये 3-4 चीज़ें देख के याद आ रही है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, मैं इसको ऐड कर दूँगा। फिर कोकोमो मॉडल के बारे में पूछा गया था कि उसकी इनपुट क्या होती है। तो हमें पता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर का साइज़ जो कि हम KLOC या LOC के लाइन ऑफ कोड की सूरत में लेते हैं, वो कोकोमो मॉडल की इनपुट के तौर पे यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, फिर एक इस तरह से था कि जो SRS में आपने कुछ बातें बता दी हैं कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यही होगी, इस चीज़ को मेक श्योर करना कि जो आपका एक्चुअल सॉफ्टवेयर बन रहा है वो उसके मुताबिक बन रहा है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? तो 3-4 नाम थे। क्वालिटी एश्योरेंस जो था वो सूटेबल लग रहा था वहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर क्वालिटी एश्योरेंस था। फिर एक पैटर्न के बारे में बताया गया था कि ऐसा पैटर्न जिसमें हम कम्प्लेक्स सब सिस्टम को यूज़र के सामने बिल्कुल सिंपल करके डिपिक्ट करते हैं, शो करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? तो फेकेड या फेसेड, ये जो भी है, एक नया पैटर्न मेरे लिए तो था, मैंने तुक्का लगाया था, खैर ये लग गया। तो ये वो है जिसमें हम किसी भी कम्प्लेक्स सिस्टम को यूज़र के सामने एक बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन उसका पेश करते हैं इसके थ्रू। फिर इसमें से पूछा गया था कि इनमें से सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ कोहेजन कौन सी है? तो कोइंसिडेंटल कोहेजन, काफ़ी बार आ चुका है, रिपीटिंग क्वेश्चन है। लिस्ट के बारे में पूछा गया था कि अगर एक कोई वेरिएबल है y और उसको आप एक सिंबल x असाइन करना चाहते हो तो किस तरह से करोगे? ये इसका सिंटैक्स है, सेट q और y और उसको जो अपने असाइन करना है x, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन था।
फिर एक पूछा गया था कि जनाब इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो इस चीज़ को हमें फैसिलिटेट करता है कि हम एक आईपी पब्लिक आईपी एड्रेस के अगेंस्ट काफ़ी सारे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम करते भी हैं। जैसे मैंने अपनी किसी भी आईएसपी यानी कि पीटीसीएल से एक आईपी सिर्फ ली है जो कि मेरे राउटर की आईपी है, और इंटरनली मैंने उसके साथ 10-12 डिवाइस कनेक्ट किए हुए हैं, तो राउटर मुझे खुद से हर एक डिवाइस को एक एक आईपी एड्रेस असाइन करता रहता है। लेकिन बाहर वाले दुनिया के लिए मेरे पूरे नेटवर्क की आईपी वो है जो मेरे राउटर की आईपी है। हाँ, राउटर ने आगे हमें प्राइवेटली मुख्तलिफ आईपी असाइन की हुई हैं। जब भी मेरा मैसेज राउटर से बाहर जाएगा कोई भी मैसेज, तो राउटर उसको अपना जो पब्लिक आईपी एड्रेस है उसके साथ चेंज करके भेजेगा। तो इसको हम बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यानी कि एनएटी। फिर एक पूछा गया था कि इनमें से कौन सी डिवाइस है जो डिसिमिनेट करती है डाटा को। डिसिमिनेट करते हैं बिखरा देना, फैला देना। तो हमें पता है कि हब जो है जब भी उसके पास कोई डाटा आता है तो उसको ब्रॉडकास्ट करती है, सब के सबको डाटा वो सेंड कर देती है। तो हब इसका करेक्ट आंसर था। फिर एक प्रोबेबिलिटी में से था कि 2 डाइस हैं जिनकी 6 साइड्स हैं, उनको आप थ्रो कर रहे हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले डाइस पे 2 आएगा और दूसरे डाइस पे जो है वो 4 नहीं आएगा। तो इसको भी मैं तो पिक नहीं कर पाया। तो पहले 2 आने की प्रोबेबिलिटी जो थी वो 1/6 थी, यानी कि 6 में से 2 आएगा तो वो एक प्रोबेबिलिटी उसकी। लेकिन 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कुछ ज़्यादा थी। 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, 5 भी आ सकता था और 6 भी आ सकता था। 5 पॉसिबिलिटीज़ थी 4 ना आने की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 5/6 बनती थी। और जब हम कंबाइंड प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंसिडेंट को या फिनोमेना को दूसरी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 5/6, तो 5/36 इसका करेक्ट आंसर था। मेरा ये गलत था, मैंने इसको 1/36 लगाया था। अच्छा जी, फिर पूछा गया था कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम आता है। हीप, जहाँ पे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी और डाटा स्ट्रक्चर में हीप को पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने इसको प्रायोरिटी क्यू को पढ़ाया था। मैंने ये बाकायदा बॉक्स बना के मेंशन भी किया हुआ है कि हीप के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर एक क्वेश्चन था जनाब कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लास अलाउ ओनली वन ऑब्जेक्ट टू बी क्रिएटेड। सिंगलटन क्लास एक ऐसी क्लास है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाने की इजाज़त देती है। अच्छा जी, फिर एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि एक चाइल्ड क्लास है और वो एक पेरेंट क्लास को ओवरराइड कर रही है। इनहेरिट तो था, लेकिन उसमें लिखा गया था कि चाइल्ड क्लास जो है पेरेंट क्लास के बिहेवियर को ओवरराइड कर रही है। ओवरराइड जो है हमें पता है कि लाजमी तौर पे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू करवाना होता है कि अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो फिर हम पे लाजमी हो जाता है कि हम जो भी उसके अंदर वर्चुअल फंक्शन मौजूद है उसको ओवरराइड करवाएंगे। तो कुछ इस तरह से था, एग्जैक्ट उसकी याद तो नहीं है, तो एब्स्ट्रैक्ट उसका करेक्ट आंसर था जिसने भी एब्स्ट्रैक्ट लगाया। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो वेब सर्फिंग या ब्राउजिंग के लिए यूज़ होता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि जो कि मॉनिटर का साइज़ है, जो हम ये भी कहते हैं कि वो एक व्यूएबल एरिया है, वो किस तरह से मेजर किया जाता है। तो मॉनिटर का साइज़ जो है वो डायगनली मेजर किया जाता है, यानी कि एक पॉइंट से आप जहाँ पे आप मेरा एरो इस वक्त देख रहे होंगे, यहाँ से आप शुरू करें और इसको इस तरह लाते हुए बिल्कुल अपोजिट साइड पे इस तरह करके एक्सपेंड करें, तो ये डायगनल बनता है। तो मॉनिटर का साइज़ हमेशा इसी तरह से काउंट किया जाता है, लेंथ और विड्थ वाइज नहीं किया जाता। या तो आप इस तरह करें या आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के काउंट कर सकते हैं इसको। तो डायगनली हमेशा किसी भी मॉनिटर का साइज़ जो है वो काउंट किया जाता है। फिर एक यहाँ पे CSS की एक प्रॉपर्टी दी गई थी मीडिया स्क्रीन के अगर उसकी मैक्स विड्थ जो है वो 700 पिक्सल रहे तो क्या कर दो जी, बैकग्राउंड कलर ऑलिव कर दो। तो इसमें पूछा गया था कि ये कब होगी, तो ये उस वक्त तक होगी जब तक किसी भी स्क्रीन की जो विड्थ है वो 700 या इससे लेस देन रहेगी। 701 भी पिक्सल्स होगी तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। हाँ, 700 या उससे लेस रही तब उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ऑलिव ही रहेगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर बनता था कि जब तक लेस देन 700 पिक्सल रहेंगे या इक्वल रहेंगे 700 के, तब तक उसका कलर ऑलिव रहेगा। फिर एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि मैकेनिकल कीबोर्ड थे, एग्रोनॉमिक कीबोर्ड था और 1-2 कीबोर्ड की टाइप और दी गई थी कि इनमें से कौन सा कीबोर्ड जो है वो आपने इसलिए डिज़ाइन किया है ताकि जब हम काम कर रहे होते हैं कीबोर्ड पे तो हमारे हाथ और नीज़ वगैरह को, सॉरी नीज़ कह रहा हूँ, एल्बोज़ वगैरह को स्ट्रेस, स्ट्रेन और इंजरीज़ वगैरह देखने को मिलती थी। तो एक स्पेशल टाइप हमने बनाई थी एग्रोनॉमिक कीबोर्ड, जो स्पेशल इसलिए था कि जो ये इंजरीज़ हैं या स्ट्रेन है इसको हम कम कर सकें। फिर इंडक्शन स्टार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था
कि इनमें से जो कौन सी चीज़ है वो इंजर्शन शार्ट के मुतालिक करेक्ट नहीं है। तो इसकी एवरेज और वर्स्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर है, बिल्कुल जी ये भी है। इंजर्शन साइड बिल्कुल इसी तरह से काम करती है जैसे आप एक ताश या कार्ड्स को जो है वो सॉर्ट कर रहे होते हो, मिक्स कर रहे होते हो, बिल्कुल ये भी ठीक है जी। हाँ, कि ये उस वक्त अपनी वर्स्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी शो करेगी जब एक ऑलरेडी सॉर्टेड अरे है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। तो ये इस तरह का कोई भी हमने चीज़ अभी तक इंजर्शन सॉर्ट के बारे में नहीं पढ़ी थी। फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि कौन सा टाइप का ट्रांसलेटर जो है कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। तो हमें पता है कि इंटरप्रेटर ये काम करता है। फिर इसमें से एक 2-4 मॉडल के नाम दिए गए थे और पूछा गया था इनमें से कौन सा मॉडल जो है वो किसी भी सिस्टम के डायनेमिक बिहेवियर को शो करता है। तो बिहेवियरल मॉडल था जो किसी भी सिस्टम के डायनेमिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर कुछ इस तरह से 3-4 मॉडल के नाम थे, ऑब्जेक्ट बेस्ड, क्लास बेस्ड, यूज़ केसेस और इस तरह करके। और उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है वो सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो कोई प्रॉपर इसका आंसर मिल नहीं सका, लेकिन वहाँ पे जो है वो यूज़ केस लिखा हुआ है कि 1-2 जगह पे मैंने पढ़ा है, तो इसका मैंने यूज़ केस ठीक किया। आपको इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन या इबारत याद है और क्वेश्चन याद है तो काइंडली मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर इसमें पूछा गया था कि एक टेबल अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है तो उसके अंदर क्या चीज़ नहीं होगी। कंटेन रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं जी, हमें पता है जब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कोई भी टेबल होता है तो उसमें एटॉमिक वैल्यूज़ होती हैं, रिपीटिंग ग्रुप्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये ठीक नहीं था। कैन नॉट कंटेन कंपोजिट एट्रीब्यूट, हाँ ये हमने देखा था कि कोई भी कंपोजिट एट्रीब्यूट जब होता है, जब हम उसको टेबल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं ईआर डायग्राम को, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को हम उसके इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स में ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके होते हैं। तो जब टेबल बनता है तो चाहे वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी ना हो, कंपोजिट एट्रीब्यूट उसमें नहीं होता, ये हमने पढ़ा था। फिर उसने कहा था डज नॉट कंटेन पार्शियल डिपेंडेंसी, ये भी ज़रूरी नहीं है जी, पार्शियल डिपेंडेंसी उसमें एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी तो हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जो है वो क्या कहते हैं उसको रिमूव करते हैं। तो जो कंपोजिट एट्रीब्यूट वाला है ये इसका करेक्ट आंसर था। फिर कुछ इस तरह से पूछा गया था कि 2 रिलेशन हैं जी, R1 और R2 यानी कि टेबल्स हैं, और उनके दरमियान जो हाईएस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप है वो कौन सा है। तो ये चारों में से हमें पता है कि बाइस्कोर नॉर्मल फॉर्म जो है जिसको हम BCNF भी कहते हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप या नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म है। फिर कुछ इस तरह से पूछा गया था कि जी अरे है या स्ट्रिंग ऑफ अरेज है, तो उसको रिवर्स करने का सबसे एफिशिएंट मेथड कौन सा होगा। तो मैंने तो उसका लिंक लिस्ट लगाया था ये सोच के कि क्योंकि ये तो इन प्लेस होगी और सिंपल जो है जी अरे को रिवर्स करना है तो आप एक नया पॉइंटर लें और हेड पॉइंटर से स्टार्ट कर लें, उसको ट्रैवर्स करके आखिर पे ले जाएं, उसको हेड बना दें और हेड को जो है वो लास्ट पॉइंटर बना दें। तो या इस तरह करके मैंने तो उसको सोचा था, लेकिन स्टैक भी इसका आंसर जो है वो मैंने नेट पे देखा है। तो नेट पे क्योंकि स्टैक मौजूद है तो हम इसको स्टैक ही कंसिडर करते हैं कि ये करेक्ट है। अच्छा जी, फिर एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, एक वेरिएबल लिया गया था, उसको 20 असाइन किया गया था, एक पॉइंटर लिया गया था और उसको फिर जो है इस वेरिएबल का एड्रेस असाइन किया गया था। फिर सिंपल सी आउट करवाया गया था उस पॉइंटर के कंटेंट, क्योंकि ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर यहाँ पे आ चुका है, तो कंटेंट को बताएगा। कंटेंट इसमें 20 पड़ा है तो 20 इसमें जो है वो क्या कहते हैं शो हो जाएगा स्क्रीन पे। और दूसरी जो सी आउट स्टेटमेंट थी उसमें हमने प्री इंक्रीमेंट के साथ जो है वो लगा दिया था। तो प्री इंक्रीमेंट से पहले कि सबसे पहले इसमें इंक्रीमेंट होगा, तो स्टैटिक PTR में पढ़ा था जी 20 में प्लस किया था 21, तो 20 बन जाएगा। मैंने ये प्रोग्राम जब देखा तो मेरे हिसाब से इस तरह से था, लेकिन ग्रुप वाले बता रहे थे कि सर पहली स्टेटमेंट के बाद यानी कि स्टेटमेंट के बाद प्लस भी था, पोस्ट इंक्रीमेंट था। तो अगर पोस्ट इंक्रीमेंट वाकई वहाँ पे था तो फिर जी इसका ऑप्शन जो आउटपुट बनती है वो 20 और 22 ये बनती है। और अगर वहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं था, जो कि मुझे नज़र नहीं आया था, तो फिर इसका 20 और 21 बनता है। तो उस हिसाब से आप अपने इसको करेक्ट कर लें। फिर कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 प्रोसेस हैं वो एक ऐसे लिंक के थ्रू कनेक्ट हैं और आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उस लिंक को क्या बोलेंगे। ऑप्शन मुझे इसके याद नहीं है, लेकिन आंसर इसका जवाब याद है, पाइप जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा 2 के दरमियान ही बनता है, और वो ख़ास तौर पे पेरेंट चाइल्ड प्रोसेस के दरमियान, जिसके थ्रू वो आपस में फाइल्स वगैरह जो है वो शेयर करते हैं। अच्छा जी, फिर 4 क्यूरीज दी गई थी और उनसे पूछा गया था कि कौन सी क्यूरी इसमें से गलत है। तो क्यूरी का सिलेक्ट क्यूरीज थी, तो क्यूरीज के लिए हमने जो भी चीज़ सेलेक्ट करनी होती है हमें लाजमी तौर पे बताना पड़ता है कि आप किस टेबल से कर रहे हो। बेशक आपके पास आपके डेटाबेस में सिंगल टेबल है या मल्टीपल टेबल्स हैं, आपको लाजमी बताना पड़ता है कि ये क्यूरी जो है आप किस टेबल में से
डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हो, यानी कि फ्रॉम और टेबल नेम लाजमी लगेगा। तो बाकी सब में टेबल नेम का बताया गया था, सिर्फ एक ऐसी क्यूरी थी जिसमें ये नहीं बताया गया था कि किस टेबल से आप डाटा को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो, तो वो जो है वो फॉल्स क्यूरी थी। फिर एक डैम्प्ड साइनोसाइडल्स के बारे में पूछा गया था। ये फिज़िक्स का टॉपिक में कहीं पढ़ा था हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो मुझे तो ना मैं रिकॉल कर पाया इसको, ना मैंने इसको किया, तो छोड़ आया था। लेकिन इसका ये करेक्ट आंसर था कि साइनोसाइड सिग्नल्स मल्टीप्लाइड बाय डिकेइंग एक्सपोनेंशियल्स। तो जिसने ये लगाया तो अपने आप को इसको करेक्ट कर सकता है। फिर एक राउटिंग के बारे में आया हुआ था क्वेश्चन मेरे लिए कि नया प्रोटोकॉल था, हॉट पोटैटो राउटिंग। उसमें हॉट पोटैटो में ये होता है कि जैसे ही किसी भी एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर कोई भी मैसेज या कोई भी डाटा आता है, तो उस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन हमने इस तरह से की होती है कि उसकी कोशिश होती है कि वो जल्द से जल्द इस मैसेज को अपने ऑटोनोमस सिस्टम से बाहर निकाल दे, किसी दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम को हैंड ओवर कर दे जल्दी से जल्दी। कोई वो एक्स्ट्रा वर्क नहीं करता, कोई चेकिंग वगैरह इतनी खास उसमें नहीं की जाती। इसका जो बिल्कुल रिवर्स एल्गोरिथम है, इसको हम कोल्ड पोटैटो कहते हैं, उसमें जो है वो अच्छा खासा अपने सारे राउटर्स के दरमियान, ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान उसको घुमाता फिराता है, फिर जाके वो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम को हैंड ओवर करता है। तो इसका कल हम जब डिस्कस कर रहे थे ग्रुप में, तो जो फ़हीम ने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया था तो उसमें राउटर आ रहा था, लेकिन आज मैंने इसको विकीपीडिया पे और 2-4 जगहों में पढ़ा है, तो इसमें यही है कि वो ऑटोनोमस सिस्टम से ही उसको बाहर करता है। जिसने इसका ऑटोनोमस सिस्टम लगाया है वो अपने आप को करेक्ट कर सकता है। फिर कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि कुछ शेप ऐसी हैं जिसमें सर्कल्स भी हैं और एरोज़ भी हैं। तो एरोज़ हमें पता है कि जब एरोज़ की बात आ गई है तो डायरेक्शंस आ गई है, तो वो ग्राफ जो है वो डायरेक्टेड ग्राफ होगा। तो सिंपल ग्राफ भी था और डायरेक्टेड ग्राफ भी था, तो डायरेक्टेड ग्राफ इसका सूटेबल आंसर लग रहा था। फिर एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि एक ऐसी टोपोलॉजी जिसमें हर कंप्यूटर जो है एग्जैक्टली 2 कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होता है ऑन आइदर साइड। तो हमें पता है कि रिंग टोपोलॉजी की बात हो रही थी। रिंग टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर से आगे भी कंप्यूटर होता है और एक पीछे भी कंप्यूटर होता है, बाकी किसी में भी कोई इस तरह की कंपल्सरी शर्त नहीं है। फिर एक पूछा गया था कि डेटाबेस डिज़ाइन का दूसरा नाम, इसकी इबारत थोड़ी सी चेंज है, मुझे एग्जैक्ट नहीं मिली, लेकिन ग्रुप में कुछ इसी तरह से शेयर हुई थी। तो DLD भी था इसमें, मुझे अभी याद आ रहा है एक ऑप्शन, तो लेकिन स्कीमा मुझे इसका करेक्ट आंसर लग रहा था कि स्कीमा इसका है। इसको मैं चेंज कर दूंगा, इसका DLD भी डाल दूंगा इसका तरफ। फिर एक पूछा गया था कि कीलेस इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होते हैं। कीलेस इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें आपको डाटा इंटर करने के लिए किसी भी की को प्रेस ना करना पड़े। जैसे कीबोर्ड है, आपने कोई डाटा इंटर करना है तो आप टाइप करके करोगे, या माउस के थ्रू करोगे, क्लिक्स वगैरह करोगे। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए थे, तो इनमें से हमने देखना था कि कौन से ऐसे डिवाइसेस के नाम हैं जिनमें आपको कोई भी चीज़ राइट करके या क्लिक करके या बटन प्रेस करके इनपुट नहीं करनी पड़ रही, वो सारा के सारा ऑटोमेटिकली हो रही है। तो इसमें एक बारकोड रीडर वाला, ऑप्टिक OMR वाला, पेन और वॉइस रिकग्निशन वाला, ये ऑप्शन जो था ये करेक्ट था इसका। फिर एक क्वेश्चन इस तरह से था जनाब कि ऐसा फंक्शन जो अपने आप में ही रीडिफाइन हुआ हो। तो हमें पता है कि रिकर्जन या रिकर्सिव फंक्शन की ये डेफिनेशन है। फिर एक इस तरह से क्वेश्चन था कि ER डायग्राम में या डेटाबेस में जब एक एंटिटी खुद के साथ ही एसोसिएट हो तो उसको हम रिकर्सिव रिलेशन बोलते हैं। तो ये इटसेल्फ इसका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रोसेस मैनेजमेंट में जो ट्रैफिक कंट्रोलर है वो क्या काम करता है। तो यहाँ पे 3-4 काम दिए गए थे ट्रैफिक कंट्रोलर के, 2 को तो मैंने रिकॉल कर लिया, तीसरा मुझे याद नहीं आता, लेकिन इसका ऑल आंसर था। जो तीनों ऑप्शन जो दिए गए थे प्रोसेस मैनेजमेंट, ट्रैफिक कंट्रोलर, वो सारे के सारे ही करता था। फिर इस तरह से 3-4 क्यूरीज़ के नाम दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सी क्यूरी जो है वो कम्प्लेक्स है। तो कम्प्लेक्स पता नहीं किस तर्ज में पूछा गया था, लेकिन इनमें से सब में से जो है वो सेलेक्ट क्यूरी ऐसी है जिसमें हमें कुछ ना कुछ लॉजिक वगैरह या कहने के वर्क वगैरह करना पड़ता है। फिर एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि एक फंक्शन है A to B, तो इसमें से जो A है इसको दूसरा नाम क्या है या इसको हम क्या कह के बुलाते हैं। तो डोमेन और रेंज का ये कंसेप्ट था, तो इसको A को हम डोमेन भी बोलते हैं। फिर एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि जब हम इनक्रिप्शन के दरमियान एक टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर देते हैं ताकि उसको कोई दूसरा इंडिविजुअल ना पढ़ सके, तो उस टेक्स्ट को क्या बोला जाता है। तो साइफर टेक्स्ट इसका नाम दिया जाता है। और प्लेन टेक्स्ट जब हम दोबारा से उस इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ले आते हैं उसको हम प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। फिर जॉब क्यू के बारे में पूछा गया था कि जॉब क्यू में क्या चीज़ होती है। तो जॉब क्यू देखें, चाहे वो एक्टिव प्रोसेस हैं चाहे वो इनएक्टिव प्रोसेस हैं, एक सिस्टम में अंदर जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे के सारे मिल के आपको जॉब क्यू बना रहे होते हैं। तो इसका ऑल प्रोसेस था, कोई एक्टिव और नॉन एक्टिव वाला सीन था ही नहीं। अच्छा जी,
फिर क्वेश्चन था जनाब के जो SDLC यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो पहला फेज़ है वो कौन सा है। 3-4 फेज़ दिए गए थे, उनमें से एक रिक्वायरमेंट और एनालिसिस था या रिक्वायरमेंट गैदरिंग था, इस तरह करके। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। तो ये टोटल 85 क्वेश्चन थे। इनमें से तकरीबन 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के थे, मुझे थोड़े थोड़े से याद हैं वैग्यूस से, तो उसको क्लियर नहीं अभी, तो वो भी मैं इसको ऐड कर दूँगा। तो बाकी जो है अगर किसी को इनके अलावा क्वेश्चन याद हैं तो काइंडली वो ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कर दें ताकि उसको भी हम अपने इसका पार्ट बना सकें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।